गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिया जाए तो प्रेशर के टर्म में हम लोग किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके अलावा आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन दी गई कंसंट्रेशन के टर्म्स में, उससे हम लोग मास की टर्म में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे उसकी भी हम लोग आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे फैक्टर होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से डिपेंड करेगी उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर की। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या रोल होगा उसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, थर्ड नंबर पे किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की, कि किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा उसके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे चैप्टर के लास्ट में, और यहाँ पे टेम्परेरी हम लोग देखेंगे वो किस टाइप से कैटालिस्ट पे किस टाइप से डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से डिपेंड करेगी। इसके अलावा हम लोग प्रेशर की भी बात करते हैं। गैसेस रिएक्शन होंगी तो वहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या काम मिलेंगे? प्रेशर काम मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट की भी बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ लाइट की, लाइट पे किस टाइप से डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स के आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका क्या क्या इफेक्ट होगा उसके हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कहने मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यदि आप लोग बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाती है। क्लियर है? यदि आप लोग किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यदि आप लोग घटा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करें हम लोग टेम्परेचर की। ठीक है, तो टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन की। अब देखो इसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। हम लोग कुछ टेम्परेचर थ्योरीज की हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी आएगी, आरएनएस थ्योरी आएगी। इन थ्योरीज की हेल्प से किस टाइप से टेम्परेचर को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग सिंपली ये कह देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहना मतलब टेम्परेचर यदि आप लोग बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। और एवरेजन ये कहा जाता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर यदि आप लोग इंक्रीज करते हो, किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कहना मतलब डबल से ट्रिपल हो जाती है। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन के लिए यदि आप लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, डिटेल में हम लोग आगे थ्योरीज में बात करेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करती है किस टाइप का नेचर है। कैसे? आप लोगों ने कोई भी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे ए और बी की रिएक्शन करवाते हो, प्रोडक्ट आप लोग बनाते हो COD। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए में और बी में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे। उसके बाद यहाँ पे COD में जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये बॉन्ड जितना ईजी ब्रेक होंगे और ये बॉन्ड
जितनी हाई एनर्जी रिलीज करेंगे, कहने मतलब ये जितना अनस्टेबल होंगे ये जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूँ कि इनके बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इनके बॉन्ड से बनने से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कहने मतलब ये कंपाउंड जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है। जैसे जनरल से एग्जांपल की बात कर लूँ मैं कि हम लोग NO और O2 इन दोनों की रिएक्शन करवा के क्या बनाते हैं, NO2, और दूसरी तरफ हम लोग CO प्लस O2 की रिएक्शन करवा के क्या बनाते हैं, CO2। अब देखने से तो ये लगता है कि दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों से हम लोग NO2 बना रहे हैं, यहाँ पे CO2 बना रहे हैं। देखने से दोनों रिएक्शन कैसी लग रही है, सिमिलर लग रही है, लेकिन यहाँ पे NO2 फॉर्मेशन जो रिएक्शन है वो आपकी फास्ट है और CO2 फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रिएक्शन के सेम दिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सिंपली यदि मैं बात करूँ तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। सिंपली यदि मैं बात करूँ, आगे हम लोग कैटालिस्ट की डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैटालिस्ट की डिटेल में। अभी के लिए मैं सिंपली ये कह देता हूँ, और आप लोग जो आपका प्रियर नॉलेज है वो भी आपका यही कहता है कि जब भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कैटालिस्ट शायद आप लोग जानते ही होंगे, कैटालिस्ट कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग रिएक्शन में डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जनरल एग्जांपल की मैं बात करूँ, आप लोगों ने एडिशन रिएक्शंस देखी होंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 का एडिशन करवाते थे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या बनाते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे प्लेटिनम जिसकी प्रेजेंस में आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, कैटेलिस्ट हो जाएगा। और मैं एग्जांपल दूँ तो N2 प्लस 3H2, इससे आप लोग क्या बनाते थे, 2NH3। अब ये रिएक्शन आप लोग आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाते थे, किसकी प्रेजेंस में करवाते थे, आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये भी आपकी आयरन भी जो होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कैटालिस्ट की प्रेजेंस आपको पता है, उसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन मोस्टली क्या होगा, इंक्रीज होगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा, डिक्रीज भी होगी, लेकिन वो कब कब होगी उसकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्या है, सरफेस एरिया। तो देखो जब भी आप लोग सॉलिड कैटालिस्ट काम में लेते हो तो उस सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे जो गैसेज होंगी उनका एडजॉर्प्शन होता है। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम आप लोगों ने सॉलिड कैटालिस्ट काम में लिया, तो इस प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया पे। तो देखो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट आपस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे, और जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएंगे उतनी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। तो जैसा कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है वैसा ही प्रेशर का इफेक्ट होगा। कंसंट्रेशन हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस के लिए बात करते हैं और गैसियस रिएक्शंस होंगी उनके लिए हम लोग कंसंट्रेशन जगह प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये हम लोग कब काम में लेते हैं, गैसियस रिएक्शंस के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं, गैसियस रिएक्शंस के लिए। और काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो फोटॉन्स की प्रेजेंस में होती हैं, किनकी प्रेजेंस में होती हैं, फोटॉन्स की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन यदि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वहाँ पे सूटेबल एनर्जी की फोटॉन्स आपकी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। अब वो सूटेबल एनर्जी के फोटॉन्स यदि अवेलेबल है तब तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, नहीं है तो नहीं हो पाएगी। क्लियर है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ लाइट भी कुछ रिएक्शंस को अफेक्ट करेगी, जिनमें आपकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए जिन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। क्लियर है।
चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब की बार हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास में, ठीक है। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, और अब हम लोग देख रहे हैं चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में मास में कितना चेंज आता है उसके बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। चलो तो मैं कोई भी जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने ए मोल ए के ले लिए, बी मोल बी के ले लिए, सी मोल सी के ले लिए, डी मोल डी के ले लिए, ठीक है। ए मोल आप लोगों ने ए के लिए, बी मोल आप लोगों ने बी के लिए, सी मोल आप लोगों ने सी के लिए, और डी मोल आप लोगों ने डी के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो देखो मैं ए की रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे आर ए बोल देता हूँ, बी की रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे मैं आर बी बोल देता हूँ, सी की रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे मैं आर सी बोल देता हूँ, और डी की रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे मैं आर डी बोल देता हूँ, ठीक है यहाँ तक। चलो तो आर ए की बात करें तो आप लोग क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी टी, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन यूज में लेंगे, ठीक है। बी की रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डी बी अपॉन डी टी, और ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन। सी की रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डी सी अपॉन डी टी, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस लिखोगे। और डी की रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डी डी अपॉन डी टी, और ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन यूज में लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होगा वो भी आपको पता है कि जितने भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उससे आप लोग डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ मोल्स है तो ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बी नंबर ऑफ मोल्स है बी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे सी नंबर ऑफ मोल्स हैं सी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डी नंबर ऑफ मोल्स हैं डी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। चलो अब देखो क्या रिलेशन को मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। क्लियर है। आपको यदि रेट ऑफ रिएक्शन को मास की टर्म में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा कि जो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है उसको आप लोग उसी एटम के मोलर मास से या उसी मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। दूसरी साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है उसको भी आप लोग उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी मास की टर्म में। कैसे करेंगे, जैसे आपको ए की टर्म में निकालना है और बी आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है तो आर ए इजकल टू आर बी इंटू ये एम ए ऊपर की तरफ चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा एम बी से, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आपको ए से सी की रेस्पेक्ट में चेंज करना है, क्या लिखोगे, आर ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए इजकल टू आर सी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सी, ठीक है। आपस में रिलेशन आपको पता ही है तो क्या लिख देंगे, ए की रेस्पेक्ट में के लिए आर ए इजकल टू आर सी इंटू एम ए ऊपर की तरफ आ जाएगा, एम सी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये तो मोलर मास ऑफ ए है, ये मोलर मास ऑफ सी है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे कोई एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। उस एग्जाम्पल की बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से चेंज होती है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ, 2N2O5, इसे आप लोगों ने 4NO2 में कन्वर्ट किया, साथ में आप लोगों ने O2 फॉर्म किया, ठीक है। 2N2O5 आप लोगों ने लिया और इससे आप लोगों ने क्या बनाया, 4NO2 प्लस O2, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से चेंज होती है। तो ये आपका टी इजगल टू जीरो टाइम पे कितना था 2.33 मोलर पर सेकेंड, और टी इजगल टू 184 मिनट पे कितना हो गया था 2.80 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको दिया गया था, ये आपको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे उसकी बात कर लेते हैं। अब पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कैसे निकालेंगे। देखो रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन यूज में लेंगे। अब माइनस टी C2 तो आपका 2.08 था, माइनस 2.33 डिवाइडेड अब आप लोगों ने किया 184 माइनस 0, तो ये कितना आ गया था 0.25 डिवाइडेड बाय 184, कितना आया था 0.25 डिवाइडेड बाय 184, और ये हम लोगों ने आंसर निकाल लिया था 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। क्या निकाल लिया था 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई थी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको आप लोग मास के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, ये N2O5 की रेस्पेक्ट में आ रही है, तो आपको पता है रेट इन टर्म्स ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2O5 इजकल टू रेट इन टर्म्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NO2। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका रिलेशन देख लो, उसके बाद मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो N2O5 का क्या रिलेशन होगा, देखो माइनस रिएक्टेंट है तो D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय DT इजकल टू प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय DT। ठीक है, अब इनको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, इनको क्या करोगे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ तो मोलर मास ऑफ N2O5 और इधर लिख दोगे मोलर मास ऑफ NO2। ठीक है, तो ये तो आपको दिया गया, आपको NO2 की रेस्पेक्ट में चेक करना है, तो कैसे करेंगे देखो ये आपको N2O5 की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है 1.3 इंटू 10⁻³ मोलर मास की बात करें तो मोलर मास N2O5 का कितना होगा N2O5, तो देखो नाइट्रोजन का तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का 5 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा 80, तो ये आपका हो जाएगा 108 ग्राम, कितना हो जाएगा 108 ग्राम। तो 108 इजकल टू N2O5 की रेस्पेक्ट में, सॉरी NO2 की रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ NO2, तो इधर मैं लिख ही देता हूँ। देखो ये तो कितने मोल थे, ये आपका था 2 मोल और ये आपका था 4, ये इनमें रिलेशन हुआ था। ठीक है, तो देखो 2 अप साइड में चला जाएगा 4 डाउन साइड में, तो 2/4, तो ऐसे कैसे लिख दो इनटू रेट विद रेस्पेक्ट टू NO2, और इससे आप लोग डिवाइड कर दोगे मोलर मास ऑफ NO2 से, और NO2 का मोलर मास कितना होगा NO2 का मोलर मास नाइट्रोजन का तो 14 होगा और O2 का 32, तो ये आपका 46 आ जाएगा, तो ये 46। ठीक है, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये आपका आ गया 1.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास था 108 आर NO2 की रेस्पेक्ट में, और ये मोलर मास कितना था 46 इंटू 1/2। ठीक है, तो R NO2 इजिकल टू कितना लिख लोगे 46 अप साइड में चला जाएगा, 2 भी अप साइड में चला जाएगा, इंटू 1.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, तो ये तो आपका 1, ये आपका 54 आ जाएगा, और ये आपका 27, ये 46 से 23 आ जाएगा, तो 23 इंटू 1.3 10⁻³ डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो देख लो भी कितना आता है, 23 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 23 30/27 के आसपास लिख देता हूँ मैं 3, तो ये आपका 9 और ये आपका 10, तो 1.3
1.1 इंटू 10⁻³ के आसपास लिख देता हूँ, ठीक है। 1.1 इंटू 10⁻³ ग्राम, यह आ जाएगा ग्राम पर सेकंड में, किस में जाएगा, ग्राम पर सेकंड में, ठीक है। और मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ सेकंड, जैसे NH3, कोई सेकंड रिएक्शन ले लेता हूँ। आपको एक और एग्जांपल बताया था मैंने, ये था आपका 4 मोल ऑफ NH3 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ O2, और इससे आप लोगों ने बनाया था 4 मोल ऑफ NO प्लस 6 मोल ऑफ H2, ये आपकी रिएक्शन थी, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लो। तो सबसे पहले तो इनमें रिलेशन में लिख देता हूँ मैं, रेट इजगल टू D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय DT इजगल टू D कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय DT इजगल टू D कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय DT इजगल टू D कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय DT, ये लिख दोगे। अब यहाँ पे 4 मोल है, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 मोल है, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 मोल है, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 6 मोल है, 6 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आपस में रिलेशन हो गया। अब मान लो कि आपको NH3 की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, किसकी रेस्पेक्ट में दी गई है, NH3 की रेस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए कि ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, और वो भी किसकी टर्म्स में, मास की टर्म्स में, ठीक है। तो कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो देखो इसकी रेस्पेक्ट में आपको दी गई है जैसे D NH3 अपॉन DT, या आपको जैसे फॉर एग्जांपल दे दी जाए 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये आपको दे दी जाए, और आपको कह दिया जाए कि O2 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे, आपको पता ही रिलेशन क्या होगा, मास की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो रिलेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 इजगल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2, ठीक है। कर लो, इसकी टर्म में कितनी दी गई है, तो पहले तो रिलेशन लिख लो, इनका क्या रिलेशन था, 1/4 इंटू D NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय DT इजगल टू 1/5 D कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय DT, ये तो रिलेशन था। और इसको डिवाइड करोगे आप लोग किससे, मोलर मास अमोनिया का कितना होता है 17, ऑक्सीजन का कितना होता है 32। अब कर लो, ये आपको दिया गया है, ये 4 अप साइड में चला जाएगा, NH3 की रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, आपको निकालना है O2 की रेस्पेक्ट में। तो D O2 अपॉन DT इजिकल टू क्या लिख दोगे, D NH3 अपॉन DT, ये तो ऐसे कैसे, 5 अप साइड में आ जाएगा, 4 डाउन साइड में है ही, अब 32 अप साइड में आ जाएगा, 17 आपका डाउन साइड में, ठीक है। तो 5/4 NH3 की रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ, 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकंड दिया हुआ था, और इंटू 32/17 ये आपको दिया गया, ठीक है। तो इसे हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो देखो 8 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 1.8 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1.8, 5 इंटू 2 10 आता है, मैं 8 के आसपास लिख लेता हूँ, 8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कोई रिएक्शन दी गई है Cl2 + 2I-, इससे आप लोगों ने बनाया I2 + Cl-। अब यहाँ पे मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको I की रेस्पेक्ट में दी जाती है, और वो आपको दी जाती है 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। I की रेस्पेक्ट में आपको दी जाती है 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे जैसे आई माइनस की रेस्पेक्ट में दी गई है, I2 की रेस्पेक्ट में आपसे पूछ लें तो रिलेशन आप लोग कैसे निकालोगे, माइनस डी आई माइनस डिवाइडेड बाई डी टी इजगल टू DI2 डिवाइडेड बाय DT। अब यहाँ पे 2 मोल है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 मोल है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट में आपको दी गई है और इसकी रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। ठीक है, और मास की टर्म्स में निकालनी है तो मोलर मास ऑफ I माइनस एंड मोलर मास ऑफ I2 ये कर लेंगे आप लोग। मोलर मास ऑफ I माइनस और मोलर मास ऑफ I2 से आप लोग डिवाइड कर दोगे तो ये आपको निकालनी है DI2 अपॉन DT इजिकल टू DI माइनस अपॉन DT 1/2 था ये। I2 मोलर मास ऑफ I2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, मोलर मास ऑफ I माइनस नीचे की तरफ आ जाएगा तो DI माइनस अपॉन DT ये तो आपको दी गई है कितनी 1/2 लिख दोगे, 1 × 10⁻³ लिख दोगे। और आयोडीन का मोलर मास 127 तो इसका डबल करेंगे तो 254 डिवाइडेड बाय 127 आयोडीन का मोलर मास तो ये आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 × 10⁻³ मोल ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लेना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।